जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप, परिवार भी बढ़िया होगा। दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्षमा कीजिए, क्योंकि आपके कंटेंट से लेकर किताबों पर काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और उस वजह से अपने ऊपर भी ध्यान नहीं है, और थोड़ा सा आपका जो सेशन लेट हुआ है ना, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आइए, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आज की हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। इतना आसान भाषा में आपको सिगमंड फ्रायड पढ़ा देते हैं कि आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। यूपीटेट एग्जाम में जब आप बात करते हो सिगमंड फ्रायड की, तो सिगमंड फ्रायड को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं इतना आसान तरीके से समझा देता हूं, 3, 4, 5, 6, 10 चीजें इतनी ज्यादा कठिन होती हैं। कहता है यार किताब से तो समझ ही नहीं आता, और हम कहते हैं किताब को पकड़ना क्यों, है ना। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। अभी हम स्टार्ट नहीं हो पाए, राम नरेश, आपने अपनी चीजों को करना शुरू कर दिया। हम स्टार्ट करें। आई एम ऑडिबल, हम क्लियर हैं? ठीक है, आई एम रेडी। हाँ जी बिल्कुल, तो आप भी रेडी हो जाओ। चलो चलो, अब देखो, यूपीटेट एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो यूपीटेट एग्जाम में सिगमंड फ्रायड को बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सिगमंड फ्रायड की जब भी हम बात करते हैं तो समझ लीजिएगा कि सिगमंड फ्रायड जो है जाने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक। यानी पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत को किसने दिया। जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, ऐसे ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है, ऐसे ही दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया है, ऐसे ही आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है, और ऐसे ही मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा यहीं से बन जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे रूस से आते हैं वाइगोस्की, जैसे स्किनर आते हैं अमेरिका से, जैसे आपके थॉर्नडाइक आते हैं अमेरिका से, ऐसे पियाजे आते हैं आपके स्विट्जरलैंड से, ऐसे ही सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया से आते हैं। ऑस्ट्रिया वही वियना वाला। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं वो चेतन मन पर, पूर्व चेतन या अर्धचेतन या अचेतन मन पर दी हैं। 4 से 6 चीजें जान लीजिए। एक तो बच्चा कंफ्यूज होता है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में। एक कंफ्यूज होता है इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है। मैं कहता हूं बहुत आसान वे में आपको समझाता हूं चित्र के साथ। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि सिगमंड फ्रायड ने 3 चीजों का जो है जिक्र किया। एक आकारात्मक मॉडल दिया, एक गत्यात्मक मॉडल दिया। सिगमंड फ्रायड ने 3 चीजों की बात की है। कहां पर? 3 चीजों को डिवाइड किया है। फ्रायड ने एक तैरते हुए हिमखंड का सिद्धांत दिया और उसमें चेतन के 3 प्रकार बताए। पहले 3 प्रकार ये पढ़ेंगे, उसके बाद कोई और 3 प्रकार पढ़ेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो इन्होंने 3 मन बताए हैं। एक बताया है चेतन मन, एक बताया है अर्धचेतन, एक बताया है अचेतन। अब इसको समझें कैसे, एक एक को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम चेतन मन की बात करेंगे, अर्धचेतन मन की बात करेंगे और अचेतन मन की बात करेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा अचेतन मन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। देखो, एक क्या है, इन्होंने मन की तुलना एक समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। मन की तुलना की व्यक्ति का जो मन है वो तैरते हुए हिमखंड से की है। अब जब कोई हिम यानी बर्फ का टुकड़ा है, वो क्या पूरा डूब जाएगा? जी नहीं। तो बर्फ का जब टुकड़ा डूबता है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से डूबता है। तो इस तरह से जब डूबता है तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसका कुछ पार्ट ऊपर रहता है। तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। एक कॉन्सेप्ट यहां से बन गया। फ्रायड के अनुसार मन कितने प्रकार के हैं? तो पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा है अचेतन। बोलो, यहां पर हो गया? क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, क्या हम बात करेंगे, अगर हम इनको एक एक तरीके से पढ़ें तो हमारा सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला सिद्धांत, पहले मन का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? पहले मन का जो सिद्धांत है वो है चेतन का सिद्धांत, चेतन मन। चेतन मन यानी कॉन्सियस माइंड। हमारा कॉन्सियस माइंड कौन सा होता है? कभी कभी कॉन्सियस वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बोले कौन सा, कैसे कैसे, क्या है ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें यहां पर चेतन होता क्या है, तो मैंने अभी आपको एक बर्फ का टुकड़ा दिखाया था, कुछ बड़ा सा यहां। अब यहां देखो, तो ये कहते हैं कि जैसे कोई एक बर्फ का टुकड़ा होता है तैरता हुआ, उसमें जितना पार्ट आपका ऊपर दिखता है, यानी इसमें क्या है, ये खंड है, प्रखंड है, हिमखंड है, यही दोस्तों क्या है, हमारा चेतन मन है। बहुत ध्यान से समझना, बातचीत बिल्कुल नहीं करना है किसी भी तरह की, है ना। बाद में बातचीत होगी, हम देख रहे हैं कि इसमें बातचीत भी हो रहा है, सवाल भी हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। यहां पर बात करें तो चेतन मन का जो पार्ट है वो बर्फ का कौन सा पार्ट है? कौन सी तुलना इन्होंने की है? ये की है जितना पानी के ऊपर वाला भाग है। इसका मतलब क्या है, समझो। यह मन वह छोटा हिस्सा है जिसमें वे सभी विचार और भावनाएं होती हैं जिनके प्रति हम वर्तमान समय में जागरूक होते हैं, यानी कुल मिलाकर जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वही चेतन मन है। चेतन मन का मतलब है चेतना, चेतन का मतलब है कि जिंदा, है ना। बोले जिंदा कैसे सर? जो प्रत्यक्ष आंखों से हम देखते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी, जो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वो इसमें आ जाएगा, जो वर्तमान अनुभव के विचार है वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इंटरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है किसी व्यक्ति से, किसी विषय वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान में समझ लो। तो चेतन मन का कितना परसेंट हिस्सा जो है होता है हमारे कुल मन का? केवल 10% मन जो है चेतन मन है। अब ये बर्फ देखो सारी की सारी नीचे है, लेकिन इसका 10% हिस्सा जो है ऊपर निकला है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई तर्क करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या नहीं? जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो सामने से करते हैं या नहीं? किसी व्यक्ति से, कोई भी विषय वस्तु या कोई व्यक्ति है, किसी से हमने बात की तो अनुभव हुआ, कोई टेस्ट हमने लिया तो वो भी एक अलग अनुभव हुआ, है ना। कोई मनपसंद चीज खाई वो भी एक अलग अनुभव हुआ, कोई किताब पढ़ी मैंने वो भी एक अलग अनुभव हुआ, जो इच्छा है वो भी एक अलग अनुभव है।
तो इसका मतलब यह है कि जो रियलिस्टिक चीजें हैं, जो रियल चीजें हैं दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वर्तमान अनुभव, विचार, तार्किक सोच, जागरूकता और विचार, अगर इनमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनको लेकर कि वर्तमान अनुभव व्यक्ति के किस मन से संबंधित है, तो एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा? चेतन मन का हो जाएगा, चेतन मन हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात को समझ गए? दूसरा मन कौन सा आता है? दूसरा मन जो है आता है हमारा अर्धचेतन मन। समझ रहे हो कि नहीं? सब कॉन्शियसनेस माइंड। सब कॉन्शियसनेस माइंड का मतलब क्या है, आइए समझते हैं, फिर इसके उधर भी चलेंगे। तो यानी ये सब किसने, चेतन मन की अवधारणा किसने दी? फ्रायड ने दी। मनोविश्लेषण की अवधारणा फ्रायड ने दी। चेतन मन को जो है, अर्धचेतन को या अचेतन को किसने दिया है? किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। तो चेतन की चीजें मैंने बता दी, अब आते हैं अर्धचेतन पर। अच्छा, तीनों पहले रट लो, चेतन के बाद अर्धचेतन, अर्धचेतन के बाद अचेतन, तीन हो गई। ये वाला चेतन और अचेतन के बीच में आता है। जैसे बीच वाला कोई लड़का है घर में, या बीच वाली कोई लड़की है घर में, कहते हैं तुम कौन से नंबर के हो? बोले बीच वाले, है ना भैया, हम तो ना तो छोटे ना बड़े हैं, हम तो अपनी हम मां की संतान बीच वाले हैं। बोले ठीक है। तो चेतन मन और अचेतन मन के बीच का जो पार्ट होता है वो अर्धचेतन कहलाता है, सब कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब सब कॉन्शियसनेस की बात करेंगे या सब कॉन्शियस की बात करेंगे, यह चेतन अचेतन के बीच का पुल है। इसमें वे यादें हैं और वे विचार आते हैं जो वर्तमान में चेतन में नहीं है। चेतन का मतलब है कि जो चीज हम अनुभव कर रहे हैं। तो यहां अर्धचेतन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, बीच वाला जो हमने बोला कि लड़का है या लड़की है परिवार में, तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो मैं बड़ा हूं और ना तो मैं छोटा हूं। यही तो हुआ कि तुम बड़े हो या छोटे हो। उसने कहा ना तो बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं मध्य वाला हूं। अब मेरी बात को समझ लो, अब मेरी बात को समझ लो, अब मेरी बात को यहां समझ लो। अर्धचेतन को यहीं से समझा जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति ना तो चेतन है और ना ही अचेतन है। फिर कौन सी स्थिति? चेतन का मतलब है, ये कहा जाता है, एक बार फिर से समझो चेतन का मतलब। चेतन का मतलब यार तुम चेतना में हो या नहीं? सो रहे हो क्या? जाग रहे हो या नहीं? जिंदा हो या नहीं? इसका मतलब यार ये समझो कि चेतन, ना तो तुम चेतन में हो और ना ही तुम अचेतन में हो। फिर किस में हो? फिर बोले अर्धचेतन में। बोले अभी भी नहीं समझ आया। तो इसका मतलब यह है कि जैसे तुमने कोई भी चीज चुरा ली घर में, है ना, और चीज चुरा ली और उसको ना छुपा दिया। अब तुम खुद ही परेशान हो कि ढूंढ रहे हो, याद ही नहीं आ रहा। थोड़े समय बाद पता चलता है कि यहां, अरे वहां पर रखी है, यानी हाँ याद आ जाए बाद में। जैसे कभी कभी हमारे घरों में मम्मी जो है चाबियां रख देती, याद ही नहीं आता, और पूरा घर जो है ढूंढता। पापा अपना जो है रख दिया करते थे, क्या आईडी प्रूफ रख दिया करते थे। ससुर आईडी प्रूफ कहां गया? मम्मी को जो है सुनाए जा रहे, पापा को सुनाए जा रहे, और पूरा घर लगा है, यही तो रखा था, वही तो रखा था, ऐसे रखा था। पता चले कि थोड़ी देर बाद काले वाले पैंट में निकला है ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी बात को समझ रहे? हाँ जी, इस चीज को आप समझे कि नहीं? तो ऐसी चीज जो तो हम पूरी तरह से याद भी नहीं है, पूरी तरह से भूले भी नहीं है, इस चीज को आप समझे या नहीं? ठीक है, हाँ। जैसे बोले क्या? जैसे क्या? जैसे बोले फोन नंबर, हाँ यार याद कर। घर का पता, हाँ याद कर रहे यार, याद कर रहे, याद आ गया। पुराने दोस्त का नाम याद कर रहे, दिमाग पर जोर डाला, याद आ गया। ठीक है, उदाहरण किसी पुराने दोस्त का नाम, नंबर इत्यादि वगैरह। तुमने कल क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, तुम कल कितने बजे गए थे, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला, याद आ गया। अब आते हैं अचेतन। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए? ओके। सितारा कह रही कि मेरे घर में तो रोज होता है। भाई साहब ये सारे घरों में हुआ है, हर घर में हुआ। मैं ऐसी चीज बताता हूं जो हर घर में होती है। समझ में आया? आप जितने भी लोग अध्यापक गण देख रहे हैं, अध्यापिकाएं देख रही है, तुम लोग भी करते हो गए। कहां गया पता नहीं, ऐसे है वैसे है वैसे, सुना दिया, खूब सुना दिया, फिर पता चला कि ये हो गया, है ना? बोलो ठीक है, हाँ थैंक यू। अब दूसरी चीज आता अचेतन। पहला क्या था, याद करो, चेतन था, जो हम पूरी तरह से जिंदा थे, जागृत अवस्था में, सब कुछ याद होना। दूसरा क्या है, अर्धचेतन, भूले भी नहीं और पूरा याद भी नहीं, माइंड पर जोर दिया, आ रहे। ठीक है, आ गया। तीसरा फैक्ट क्या है, अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार मन के तीसरे प्रकार को अचेतन कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? यानी ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा पूरा, ये पूरा जो डूबा हुआ हिस्सा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है लगभग, ये पूरा अचेतन है। इसमें सारे अनैतिक विचार आएंगे, है ना, इसमें अनैतिक विचार आएंगे, इसमें डरावने अनुभव होंगे, इसमें दबी हुई इच्छाएं, जितनी भी दमित इच्छाएं। क्वेश्चन आ जाए कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार दमित इच्छाओं का संबंध किस मन से है, तो अचेतन मन से है। अचेतन मन से है, याद रखना। थैंक यू मनोज। ठीक है, गरिमा ठीक है, ओके, गरिमा ठीक है, ठीक है, ठीक है, होता है सबके साथ। प्रीति ठीक है, ओके। हाँ, प्रीति मिश्रा कह रही सर जी, जब से टेट का गलत फरमान जारी हुआ तब से मेरे साथ रोज होता है। प्रीति अपने जो है हस्बैंड तुम्हारे करते हैं क्या, उनको सुनाइएगा, सुधर जाओ, है ना। चलो फिलहाल आ जाओ यहाँ पर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। बोले तुम्हारे हस्बैंड ये भी कह सकते हैं, ये लौंडा समझाएगा मेरे को कि तो टीचर हो या शिक्षिका हैं हम, सुधर जाओ, है ना, इतना बोझ ना डालो। वैसे भी बच्चों का बोझ जो है हम संभालते यहाँ तक घर की जिम्मेदारी और तुम्हारा खाना बनाना, और उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद तुम्हारा मैं ऐसा भी सुनूं, ऐसा चेहरा देखूं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ जाओ, है ना, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो दिल पे ले लो।
फ्राइड की बात करूं दोस्तों तो कहते हैं कि फ्राइड कहते हैं तीन तत्व में, इन्होंने तीन तरीके से तीन चीजें और बांटी हैं। फिर से एक समझ लो, जो लोग नहीं अभी समझ पाए हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन को, एक बार फिर से समझता हूं इस प्रखंड से। जो वर्तमान अनुभव है, जो सोचते हैं, जो वर्तमान अनुभव और विचार करते हैं, बर्फ का ऊपर का भाग जो दिखता है वो है चेतन, चेतना में। अर्धचेतन आता है उसके थोड़े से नीचे, ना तो भूले ना तो पूरा याद है, कल क्या खाया था दिमाग में ऐसे बिठा के बैठे, है ना, याद रखना। दूसरी चीज क्या है, थोड़े प्रयास के बाद जब हम चीजें करते हैं तो पापा का आधार भी मिल जाता है, पापा का पैन कार्ड भी मिल जाता है, पैसे जो रखे थे वो भी मिल जाते हैं। कल जो रात में बादाम भिगोए थे कि बुद्धि तेज हो जाएगी, तो वो बुद्धि तेज जो होने के लिए बादाम भिगोए थे कि याददाश्त बढ़ जाएगी, वो बादाम भूल गए थे कि कहां भिगो के रखे थे, वो भी याद आ जाएंगे, है ना। जब याद आ जाएंगे, देखो कितनी मजे की बात, याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम रखे थे भिगो के और वही ससुरा भूल गए, तो यार वो थोड़ा टाइम है ना, थोड़े टाइम के बाद क्या है वो भी मिल जाएंगे। और उसके नीचे आता है ये पार्ट अचेतन का, यानी अनकॉन्शियस माइंड का, जहां पर ये कहा जाता है कि जितने भी सपने हैं, डर हैं, जितना भी दिमाग का 90% भाग है, वो सब अचेतन मन का ही हिस्सा है, अचेतन मन का हिस्सा है ना। जितने भी डरावने सपने हैं वो सारे इसी में आएंगे, दमित इच्छाएं सारी इसी में आएंगी। मेरी बात को समझे ना दोस्तों? हाँ ठीक है, हाँ चलो। हाँ तो कीर्ति वर्मा तो कोई बात नहीं, तुम कह दिया करो ऐसे। कीर्ति वर्मा का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं कमेंट बॉक्स से। कह रही है कि सारी चीजें, अब उन्होंने लिखा मेरे घर में जो कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदार मैं हूं, है ना, तो तुम जिंदा हो ना इसलिए जिम्मेदार हो। कह रही तकिया के नीचे हमारी सासू चाबी रख देती हैं और पूछेंगी हमसे, कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो इसलिए पूछ रही हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ यहां पर आ जाओ। तो हमने कहा कि अब देखो गत्यात्मक आकारात्मक में तीन चीजें तो बता दी, एक चेतन मन था प्यारे साथी, एक अर्धचेतन था, एक अचेतन हो गया। ऐसे ही इन्होंने, फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी तीन पार्ट में बांटा है, व्यक्तित्व को भी तीन पार्ट में बांटा है। रजनी शर्मा ने कहा है कि मुझे एक एक चीज समझ आ गई, मैंने 4-5 कमेंट लिए, इतना मैं कमेंट कभी लेता नहीं हूं। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी आता है, तो क्या समझ आया या नहीं आया, बस इतना बता देना। फ्रायड ने व्यक्तित्व को तीन पार्ट में बांटा है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो पर्सनालिटी को फ्रायड ने कितने पार्ट में बांटा है? एक इड बांटा है, एक ईगो बांटा है और एक सुपर ईगो बांटा है। एक सुपर ईगो, ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं तो कल कहो हमने पढ़ाया और तुमने लगा नहीं पाया, ये होना नहीं चाहिए। चेतन अर्धचेतन अचेतन से एक बार छूट जाए, लेकिन यहां से नहीं छूटेगा। इसी को दोस्तों इदम कहते हैं, इड को इदम कहा जाता है, इसी को ईगो को अहम कहा जाता है, इसी को सुपर ईगो परम अहम या परा अहम कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुखवादी सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, या क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताओ कि राजसी प्रवृत्ति की जो है इच्छाएं हैं वो फ्रायड के अनुसार किस सिद्धांत के, यानी किस व्यक्तित्व में जाती हैं। बोलो क्लियर है, समझ है? अब समझो, इड, ईगो, सुपर ईगो, फ्रायड ने तीन पार्ट में व्यक्तित्व बांटा। पर्सनालिटी को तीन पार्ट में, पहला आता है इड, यानी सुखवादी सिद्धांत, इड को कहते हैं, इदम को कहते हैं। यह जन्मजात होता है, तुरंत इच्छा पूर्ति चाहता है, जैसे इसको राजसी प्रवृत्ति कहते हैं, माफ कीजिएगा राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। यह अचेतन मन से जुड़ा है, जो अभी हम अनकॉन्शियस माइंड की बात हमने करी है वही से जुड़ा है इदम, इड, सुखवादी सिद्धांत। अगर हम आपसे बोले कि सर कैसे, तो हमने कहा कि यह अचेतन मन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? अचेतन मन से जुड़ा है। इस चीज को आप समझे या नहीं? बोले सर और थोड़ा समझा दो तो मजा आ जाए। बोला और समझा दो तो सर मजा आ जाए। समझा दूं? बोलो ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। चलो देखो, देखो सिंपल सी चीज समझो। इड का मतलब कैसा सिद्धांत है? सुखवादी सिद्धांत। ऐसा व्यक्तित्व, प्रश्न कैसे बोले कि ऐसा व्यक्तित्व जिससे कोई व्यक्ति सुख चाहता है, सुख, जिससे सुख मिले, जिससे संपन्नता मिले, और जिससे क्या है, जिससे दोस्तों जैसे जैसे आराम से बैठे हैं सोफे पर एकदम पैर के ऊपर पैर रखे, वो वाला व्यक्तित्व कौन सा होगा? वो इदम होगा, इड होगा। जहां पर तुम्हें सुख और शांति की अनुभूति प्राप्त हो, उसे कौन सा व्यक्तित्व कहेंगे फ्रायड का? बोलो, उसे कहेंगे इदम कहेंगे, जिसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ? बोलो यहां तक क्लियर हुआ? जीवन में नहीं भूल सकते हो। इड, इड का मतलब होता है जहां सुख ही सुख है, पैसा ही पैसा, वर्चस्व ही वर्चस्व, शांति ही शांति, है ना। दैट इज दोस्तों इदम, इड, है ना। बोलो क्लियर, बोलो। चलो बहुत बढ़िया, हाँ अभी रिपीट भी करेंगे, चिंता करने की बात नहीं। चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत क्लियर। अहम क्या है? वास्तविकता का सिद्धांत। इदम और जो इड है, इदम और परा अहम, वही अर्धचेतन वाली स्थिति। इदम और परा अहम के बीच संतुलन बनाता है, यह तर्कसंगत व्यवहारिक होता है। अब ये समझो क्या है, ये समझो क्या है, इसको नीचे वाले को पार्ट को मत देखना, नीचे जो लिखा है ना इसको मत देखना, यहां देखो।
मतलब इड ईगो सुपर ईगो, ये तो रट गया होगा आपको, सीरियलिटी से ही आपको याद रखना है। अहम, इदम, अहम, परा अहम। इदम पता चल गया, सुख संपन्नता, जहां पर पैसा वर्चस्व। अब सुपर ईगो पर आ जाओ, फिर इड को देखो, जहां पर परम अहम, नैतिकता का सिद्धांत, मोरलिटी, जहां पर सामाजिक नियमों पर आप जो है गौर करते हो कि समाज में किसका किस तरह से हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे किस तरह से सम्मान करना है, कैसे किसके पैर छूने हैं, किसी से हम दुआ सलाम आदाब करते हैं या फिर जो हार करते हैं, जो भी है दोस्तों, तो हम उससे नमस्ते से लेकर कैसे क्या है, समाज के मापदंड के अनुसार, समाज के नियमों के तौर पर हम चलते हैं, उसे नैतिकता, मोरलिटी डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट या मोरलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है ना। देवत्व प्रवृत्ति दोस्तों, यहां पर ईश्वरीय प्रवृत्ति, यहां पर ईश्वर की तरफ झुकाव, यहां पर देव स्थान के प्रति जो है समर्पण, और जो भी चीजें होती हैं वो भगवान के प्रति आप समर्पित होते हैं, जिसे भी मानते हो, जो भी धर्म है आपका। इसके और इसके बीच में चूंकि ये सुख संपत्ति, तो इसमें क्या होता है, सुखवादी आ जाता है, सारी चीजें सुखी सुखी सुखी, फिर उससे आदमी और बड़ा होता है और डेवलप होता है इसका माइंड। यार जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है, यार कुछ नहीं रहा, यार ऐसा है ना, पैसा ही पैसा, कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके और इसके बीच में जो रियलिटी है, वास्तविकता का सिद्धांत, वो ये है। ये समझ गए, ये समझ गए तो ये अपने आप आ जाएगा, ये समझ गए तो ये समझ गए, ये अपने आप आ जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये। चलो सर, इसको और तरीके से समझा दो तीनों को। ठीक है, बता देता हूं, चलो बता देता हूं, बताता हूं। देखो, एक और चीज तरीके से बताएं। जैसे इड है, इड का मतलब होता है सुखवादी सिद्धांत। इसका मतलब है कि रावण है, और रावण है कोई, या कोई गंदा व्यक्ति है, तो कोई गंदा व्यक्ति है दोस्तों, तो वो कहता है कि यार मेरे को तुरंत चाहिए, मेरे को तुरंत चाहिए, मुझे जो भी चाहिए ना तुरंत चाहिए, एकदम डरा धमका के, एकदम तुरंत चाहिए, जो चाहिए है मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। उसे सुखवादी, उससे प्लेजर मिलता है, उससे सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। तो जो तुरंत है, मुझे जैसे मुझे खाना, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, चाहे वो पीछे वाला व्यक्ति है ना, जैसे किसी हम होटल पर गए, हम किसी रेस्टोरेंट गए, तो हमने ये कहा कि भाई हमें खाना चाहिए, उसने कहा एक प्लेट है, मेरे को चाहिए, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि वाली जो प्रवृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से बड़ा कुछ नहीं, तो इसने कहा कि दोस्तों मेरे से बड़ा कुछ नहीं, मुझे चाहिए। ईगो में क्या है, ईगो में यही एग्जांपल, ईगो में एग्जांपल ये है कि सही समय का इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना, कि नहीं, इंतजार करने का मतलब, भगवान राम की जब आप बात करते हो तो भाई वो तो स्वयं भगवान, लेकिन अब आप लोगों की बात करें तो जैसे हम लोगों की बात करें, इत्तू से है, तो हम कहते हैं कि यार नहीं तुरंत नहीं मिला, या डिप्रेशन में चले गए, वो तो स्वयं भगवान थे, तो कुछ भी कर सकते थे, एक समय, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही सफलता भी जब मिलती है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। राम भी भगवान, कृष्ण भी, सब कुछ भगवान, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, सब कुछ कर सकते, भगवान है यार, समझो मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप चले, भैया सीता के लिए भी स्टेप बाय स्टेप चले। तो इसका मतलब यह है कि सही समय का इंतजार, सही समय का इंतजार, तो सही समय का इंतजार, इसमें क्या तुरंत वाली स्थिति, इसमें क्या है सही समय का इंतजार वाली स्थिति, और इसमें क्या है, इसमें यह है, बताओ इसमें क्या है? हाँ ठीक है, अनुराग कह रहे हैं कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें है समाज से जुड़ा हुआ नियम, जैसे चोरी अगर कर ली तो पकड़े जाएंगे, बदनामी बहुत होगी, चोरी नहीं करना है, हाँ चोरी नहीं करनी है, चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, और अगर हम सम्मान करेंगे लोगों से तो लोग प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इस स्थिति को जानना है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और बतानी है जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज को आपको समझ लेना है। तुम्हें क्या, बहुत जरूरी पॉइंट बताने वाला हूं, इसको देखो क्या है। ये देखो, इधर क्या है, इधर एक माता है, इधर एक पिता है, इधर एक माता है, एक इधर पिता है। जरा ध्यान से देखो, मनोविश्लेषण के ही सिद्धांत से ये चीज है, इसी सिद्धांत से एक चीज है, इसको समझ लो। यही मनोविश्लेषण का सिद्धांत ये कहता है, इधर आपको बच्चा दिख रहा है, इधर है मात्र प्रेम, मात्र प्रेम दिख रहा है, ठीक है। मात्र प्रेम जो है ना, इधर जो दिख रहा है, वो मात्र प्रेम की वजह क्या है? मात्र प्रेम की वजह है ओडिपस ग्रंथि। बोले सर नहीं समझ आया, अभी समझ आ जाएगा। ओडिपस ग्रंथि, देखना कितना अच्छा सिद्धांत बताता हूं। यदि आप कभी महिला, अभी आप महिला हैं, पुरुष हैं, कभी बच्चे रहे होंगे, है ना। इधर आपको क्या है, पितृ प्रेम है। पितृ प्रेम का मतलब यहां पर क्या है, पिता से प्रेम, और इसका मतलब है इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, समझो इस चीज को।
अरुण कह रहे हैं कि सर सारा चैप्टर समझ आ गया, ठीक बात। यहां देखो, एक माता है एक पिता है, पिता की भौएं चढ़ी हुई है और इधर माता खुश नहीं दिख रही है, इधर माता खुश दिख रही है। इसका मतलब यहां समझ रहे हो, ये कैसा चाइल्ड है, ये मेल चाइल्ड है, मेल। मेल का मतलब क्या है, बॉय है ना, बॉय है। इधर कैसी है, ये क्या है, ये गर्ल है। कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लड़की होती है एक लड़का होता है। लड़के हमेशा माता से प्रेम करते हैं, लड़के हमेशा मातृभक्त होते हैं, और लड़कियां हमेशा पितृभक्त होती हैं, पिता से प्रेम। तो पितृ प्रेम के लिए जो ग्रंथि होती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि। कभी कभी आपने देखा होगा कि लड़कियां अपने माता से प्रेम ज्यादा करती हैं, लड़के अपने पिता से, माफ कीजिएगा, लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं और लड़के ही अपने माता, जो माता है उससे प्रेम करती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन है कि माता से बच्चा, जो लड़का है, बेबी बॉय जो है वो अपनी माता से हर बात कह सकता है। अब आप कहोगे कि अरे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे 99% सहमत होंगे, लेकिन हो सकता है 1% असहमत हो। तुम्हारे असहमत होने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में जो सिगमंड वगैरह ये ना, ये मर के चले गए, ये अनुभव कुछ ना घिस के गए, उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए होंगे, है ना। अब समझो मेरी बात, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑडिपस ग्रंथि क्या है, ऑडिपस ग्रंथि वो ग्रंथि है जिससे एक लड़का अपनी मां से प्रेम करता है। उसका भी अभी हम ना उसको फाइनल शॉर्ट में आपको वो भी बताएंगे, एक एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है लड़की अपने पिता से क्यों प्रेम करती है, उसका रीजन है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक, एग्री है। जो सहमत नहीं है जरा थोड़ा सा आओ पीछे, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे जैसे सारे तो नहीं होंगे पर 99% होंगे। मैं अपने टाइम में जब मैं पिटता था बहुत, जब मैं पिटता था बहुत, कहीं पे भी कहीं जो है घंटा बजा देता था, इसका मतलब है पिता। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी बात को, मैं अपनी बात को पापा तक पहुंचाऊंगा तो कैसे पहुंचाऊंगा? पापा तक पहुंचाने के लिए मुझे अम्मा का सहारा, मम्मी का सहारा, माँ जी का सहारा लेना पड़ेगा। पैसे चाहिए, है ना। तो पैसे चाहिए, डायरेक्ट अगर मांगेंगे तो कुट जाएंगे, पीट दिए जाएंगे, पक्की बात है। लेकिन यहां से पैसे यहां से मांगेंगे, यहां से ये निकाल के यहां से ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। बात को समझ गए ना। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां ऐसी स्थिति है, इसके बाल पकड़ के बहुत खींचेगी, झाड़ू बढ़नी जो भी है ना, झाड़ू को बढ़नी कहते हैं, कहीं कहीं पर कुछ और कहते हैं, भाई कुट जाएगी। यहां पिता से प्रेम, तो अभी एक लड़का लिख रहा है कि पापा की परी, ऐसे ही याद कर लो, वो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ गए। इससे बढ़िया एग्जाम्पल यार नहीं, अपने आप को कुटा भी लेता हूं मैं क्लास में और तुम्हें समझा भी देता हूं, और तुम्हें कैसे चाहिए, क्या चाहिए बोलो, कैसे क्या चाहिए, ठीक बात है या नहीं, बताओ। ओके, क्लियर, मेरे को बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। ओके बॉस, ओके गुड। और क्या है बाकी, ठीक है। चलो एक पार्ट और पढ़ा देता हूँ लास्ट, फिर इसके बाद चलता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ। आर यू रेडी? 4 से 5 क्वेश्चन करने के लिए सारे लोग रेडी हैं? जल्दी से बोलो। एक पॉइंट और पढ़ेंगे, तब तक हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। सिगमंड फ्रायड, आ जाओ 5 क्वेश्चन करेंगे। एक स्लाइड और दिखा दें, पहले तुम्हें दिखा देता हूं स्लाइड। ओके, तुम्हें प्यार करती है, यूपी टेट की एक महत्वपूर्ण शब्दावली दिखाने वाला हूं आपको, पता है क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर 3 नंबर आपके इस चैप्टर से बन जाएंगे, पता है, मैंने टाइम जरूर लिया है। 2-3 चैप्टर बनेंगे दोस्तों, 2-3 चैप्टर, 2-3 चैप्टर। अरे कोई बात नहीं, कक्षा शुरू हो गई है, कक्षा शुरू हो गई, बाद में भी देख लेना। तुम तो यार गोली ताने रहते हो कि अगली बार। कक्षाएं कम तो नहीं है, ज्यादा ही तो कक्षाएं हैं, कम तो नहीं है ना। परेशान तो नहीं हो जाओ ना इतना, हमारी कक्षा में तुम लोग उब जाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी टेट के लिए 2-3 चीजें समझो कि यूपी टेट में कुछ आता है लिविडो। लिविडो क्या है? फ्रायड ने काम ऊर्जा या जीवन शक्ति को लिविडो कहा है, जो सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है ना, सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है। काम ऊर्जा या जीवन शक्ति को ही लिविडो कहा है। पहला देखो, 2 चीजें पढ़नी है, 2-3 चीजें पढ़नी है, एक ये क्या होता है कि ये क्या होता है ना, नॉर्सिज्म। रक्षा युक्तियों में आपको 2 चीजें पढ़नी होती हैं। एक रक्षा युक्तियां हैं जिसमें आपकी इरोस पढ़ना पड़ता है और थानाटोस पड़ता है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कितना आसान है, कितना आसान है, समझो। मैं कहता हूं लिविडो क्या है? काम ऊर्जा और जीवन शक्ति को लिविडो कहते हैं। नॉर्सिज्म क्या है? देखो, अभी मैंने पढ़ा था कि
अभी मैंने पढ़ा था कि जो माता से लड़का प्रेम करता है वो ऑडिपस ग्रंथि के कारण करता है, पिता से लड़की प्रेम करती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण करती है। कम ऑन, क्लियर है ना? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि माता से प्रेम हो गया, पिता से प्रेम हो गया, पर खुद से भी तो प्रेम है। हाँ, नार्सिज्म क्या है? इस एग्जाम में यूपी टेट में खूब भर भर के पूछा गया है, नार्सिज्म क्या है? तो नार्सिज्म दोस्तों है स्वयं से जब आप प्यार करते हो, स्वयं से, ना दुनिया से, ना दारी से, ना फलाने से, ना दिमागे से दोस्तों, जब आप स्वयं से प्रेम करते हो उसे नार्सिज्म कहते हैं। दैट इज नार्सिज्म दोस्तों। तो नार्सिज्म का मतलब क्या है? स्वयं से प्रेम करना। रजनीश पाल, कामना, मधु, ये सब समझ आ गए? पॉलिटी स्टार्ट है तो घुस जाओ, जाके कूद पड़ो जाके पॉलिटी में। यहां पर भी देख लो थोड़ा सा, आ जाओ यहां पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है, यहां पर देखो रक्षात्मक युक्तियां। जब ईगो तनाव झेल नहीं पाते हैं, झेला नहीं जाता है, तो वह दमन यानी प्रक्षेपण या युक्तिकरण जैसी युक्तियों का प्रयोग होता है। जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति की भी बात करेंगे। जैसे कभी कभी हम कोई चीज झेल नहीं पाते तो कभी कभी हम किसी अन्य का सहारा लेते हैं। तो जिस पर हमने तीन जो है वो किए हैं, तीन जो है हमने क्या किए? सर्कल किए हैं। इन सर्कल से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, जरा ध्यान से समझना। पहला लिबिडो बताया, दूसरा नार्सिसिज्म बताया, तीसरा यहां पर आ जाओ, एरोस और थैनाटोस क्या होता है? एरोस और थैनाटोस क्या होता है? जो एरोस है वो जीवन मूल प्रवृत्ति है, यानी जीवन जीने से संबंधित है, और इसका उल्टा है थैनाटोस है जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, मरने से संबंधित। मरने से संबंधित, देखो जीने से संबंधित, जीने से संबंधित, ये क्या है? मरने से संबंधित। तो मरने से संबंधित थैनाटोस मूल प्रवृत्ति है और जीने से संबंधित इरोज है। अभी समझ आ जाएगा, इरोज है दोस्तों। आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। पहला क्वेश्चन लेता हूं, कहता है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो बताओ सुपरफास्ट, सिगमंड फ्रायड है। इवान पावलाव कौन है? शास्त्रीय अनुबंधन के जनक है। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक है पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। दूसरा दोस्तों बीएफ स्किनर, ये हैं आपके क्या बताइए? बीएफ स्किनर दोस्तों हैं, ये हैं आपके क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के जनक। तीसरा सिगमंड फ्रायड कौन है? बताइए, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक। चौथा जीन पियाजे किससे संबंधित हैं? जीन पियाजे संबंधित हैं आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित। आंसर इज ऑप्शन सी। अगला, फ्रायड के अनुसार मन का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है? कम ऑन गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये सिद्धांत पढ़ा होगा तो आसानी से हो जाएगा। हाँ। सर हिंदी में मनोज कह रहे हैं कि सर हिंदी में नार्सिज्म को क्या कहेंगे? अरे दोस्त, वाह वाह वाह, क्या कहेंगे इसको हिंदी में? इसको हिंदी में कहेंगे स्वप्रेम। स्वप्रेम कहेंगे, ठीक है। फ्रायड के अनुसार मन का कौन सा भाग? अरे भैया सुखवादी सिद्धांत। सुखवादी सिद्धांत में इड आता है या नहीं आता है? बताओ बताओ दोस्त, बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं। कुछ तो पढ़ा था, देखो सुखवादी सिद्धांत इड है ना। सुखवादी सिद्धांत इड आता है, तो इड अगर आता है तो कौन सी गलती कर दी है? ऑप्शन नंबर सी। स्वयं से प्रेम करने की प्रवृत्ति को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? स्वयं से प्रेम करने की प्रवृत्ति, स्वयं से प्रेम करने। एक क्वेश्चन एग्जाम में ना फंसा तो कोई मतलब नहीं यार पढ़ाने का। मैं इतनी गारंटी लेता हूं, मैं चैप्टर को बहुत डिटेल्ड पढ़ाऊंगा। अगर चैप्टर को डिटेल नहीं पढ़ाया, देखो लोग पढ़ के ही पढ़ाते हैं, हम नहीं। हमने तो बहुत जमाने से पढ़ना छोड़ दिया, हम तो अब रिवीजन में इतना पढ़ा रहे हैं कि रिवीजन में ही हो जाता है। लोग पढ़ के पढ़ाते हैं। लोग पढ़ के का मतलब है कि जितनी भी ऑफलाइन इस भारतवर्ष में मैक्सिमम क्लासेस के हम नोट्स देखते हैं, तो हमारी क्लासेस के नोट्स पढ़ाए जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जितना मैं शॉर्ट में, जितना मैं तेजी से, जितना मैं डीप में पढ़ा देता हूं कम टाइम में, उतना कहीं भी मटेरियल नहीं है। क्योंकि किताब से कोई भी पढ़ा नहीं सकता। किताबी दुनिया का समझ आता तो लोग क्यों आते? मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप यहां आए हो तो बहुत आसानी से चीजों को हम कर ले जाएंगे। फ्रायड के अनुसार इरोज शब्द का संबंध किससे है? बताओ। अगर मैं चैप्टर ना पढ़ाता और ये सब तुम्हें पढ़ा देता तो क्या आता? नहीं आता। रीजन है यार, जब आप आते हो कॉन्सेप्ट में तो कहते हो कि यार पढ़ा है यार, तभी धीरे से पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि यार देखो, इरोज का मतलब है जीवन जीने से संबंधित मूल प्रवृत्ति है, जो जीवन जीने से संबंधित है। बताओ तो कौन सा जीवन से संबंधित है? मृत्यु अगर पूछता प्यारे साथी तो वो हो जाता थैनाटोस, हो जाता कि नहीं? बोलो क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों में अपने पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना की ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रेम की भावना, अभी अभी बताया था। हाँ, लड़कियों में अपने पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रा। पितृ प्रेम जो होता है वो गर्ल करती है दोस्तों। देखो, लड़की का पिता से प्रेम, लड़की का पिता से प्रेम होता क्यों है? इसकी वजह से, है ना। लड़के का माता से प्रेम ग्रंथि किससे है? ऑडिपस ग्रंथि। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जवाब दो फटाक से। तो इलेक्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रा ही मैंने अभी बताया है। इलेक्ट्रा ग्रंथि से लड़कियों का पिता से प्रेम होता है, और जब पिता से प्रेम होता है तो अपने पिता से प्रेम, ये इसमें क्या आ जाएंगे? बेबी बॉय आ जाएगा। किससे? बॉय करेगा, मदर से करेगा।
क्लियर है? इससे इससे दोस्तों गर्ल आ जाएंगी, गर्ल आ जाएंगी, किससे करेंगी? फादर से। ठीक है, नॉर्सिज्म आपको पता ही है। सारे कॉन्सेप्ट हो गए आपके कि नहीं हो गए? मेरे को एक बार बताओ। हाँ जी, ठीक है, बोलो। ठीक है प्रिया, सब जान लो तुम, कामलिप्सा क्या होता है। कामलिप्सा, तुम लोगों को इतना सेंस बिल्कुल नहीं है। प्रिया है ना, नाम इतना अच्छा है, लेकिन क्या ही करोगे? समझ ही नहीं आता है कुछ कि दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। ये क्या लिखा है? कामलिप्सा, लिविडो। लिविडो बताया नहीं तुम्हें हमने? बच्चों की तरह तुम्हें है ना, लॉलीपॉप वाली थोड़ी ना तुम। कामलिप्सा क्या है, कामलिप्सा क्या है, कामुकता, सेक्सुअलिटी, पूरा खोल के बताऊं क्या? इधर पता ही नहीं है क्या क्या पढ़ा रहा हूं, क्या नहीं पढ़ा रहा हूं। जो चीज नहीं आती है उसको समझा करो ना। हिंदी में पूरी तरह से बता रहा हूं, कामुकता बता रहा हूं, सेक्सुअलिटी बता रहा हूं, लिविडो बता रहा हूं, लेकिन नहीं। चलो, जब भी कोई चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं या एग्जाम के पेपर में ना समझ आए तो इसका इंग्लिश रूपांतरण देख लिया करो। बच्चों वाली हरकतें ना किया करो कि कामलिप्सा लिखा है नहीं समझ आ रहा है तो इसको यहां पर भी देख लिया करो। ठीक है रिया सोनी, करता हूं मैं कुछ। ठीक है, चैप्टर समझ आया? ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं समझा सकता अगर तुमने ये चैप्टर को मैंने ऐसे समझाया, अगर तुमने ना समझाओ। और मेरे को अभी बता दो अगर नहीं समझाओ, किसी ने भी नहीं समझाओ, मैं दोबारा समझाऊंगा। वो एज कोई मैटर नहीं करती। तुम अगर 40 बार पूछोगे मैं 40 बार बताऊंगा। अभी मैं हूं यहां पर। बोलो, अनीता समझ आया, रश्मि समझ आया, सोमलता समझ आया, अभिषेक समझ आया, है ना? चलो बताओ जल्दी से, सब बताओ। इसीलिए बनाओ दीपमाला, बहुत बढ़िया। राजनारायण यादव समझ आया, रिंकी गुप्ता समझ आया। जितने भी अध्यापक गण अध्यापिकाएं गण हैं, सरकारी अध्यापक शिक्षिकाएं जितनी भी हैं, वो सब समझ आएगी नहीं आया? मेरे को बताओ एक बार, मेरे को बताओ, क्योंकि ये समय निकला फिर नहीं आने वाला, क्योंकि हो सकता है इस सिद्धांत पे फिर ना आए। बोलो, और जो अभी अभी आ रहे हैं वो तुरंत जाके दोबारा इस वीडियो को देखें। अनु ठीक है, पूनम ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ब्रजेश ठीक है, आ गया सबको समझ? क्लियर? अवनीश थैंक यू। चलो, कोई भी एक नेगेटिव कमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं। तुम्हारे कमेंट्स पर हम ट्रैक पर चलते हैं। कोई भी एक नेगेटिव कमेंट नहीं है कि हमें समझ नहीं आया। थैंक यू, बस इतना ही चाहिए आपसे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हो शकल से लेकर सूरत तक बिगाड़ के रखी है। इसका मतलब अभी जाएंगे, अभी रात के 3 बजे तक काम करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा अच्छा दिखता हूं पर अभी नहीं अच्छा लग रहा हूं। रीजन ये है कि आपकी वजह से ना मैं पागल बन के बैठा हूं कि जिस तरह से सारे कंटेंट पर काम हो रहा, बुक पर काम हो रहा, नोट्स पर काम हो रहा, पागलों की तरह कुत्ते वाली हालत है यार इस समय। तो यार मेरे को जज मत करना, ठीक है? कि भाई सर कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे, तो सर से पहले आपका है धीरज भैया, ठीक है ना? मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखो।